नमस्कार मित्रों। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध ये इस बात का सबूत है कि इंसानियत कितनी नीचे गिर सकती है। ये इस बात का सबूत देता है कि कैसे इंसान अपने वर्चस्व, अपनी शक्ति, अपने पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी युद्ध में शामिल हो सकता है। आखिर कैसे एक छोटे से हत्या के कारण पूरी दुनिया के सभी देश इस युद्ध में कूद जाते हैं। आखिर कैसे इस युद्ध की शुरुआत होती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स, कौन कौन से घटनाएं इस दौरान होती है और आखिर क्या इसका परिणाम होता है और ये युद्ध कैसे खत्म होता है, चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है 20वीं सदी के शुरुआत में, यानी 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में, जब पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी। यानी कि जो देशभक्ति होती है लोगों के लिए, देश के लिए मर मिटने की भावना, एक स्वतंत्रता की फीलिंग आना, स्वतंत्र देश बनाने की इच्छा जागृत होना, और यूरोप में इसका प्रभाव बहुत अधिक था। यूरोप के लोग चाहते थे कि उन्हें इस राजवंश और साम्राज्यों से छुटकारा मिले, जो कि यूरोप में उस समय बहुत अधिक थी। 20वीं सदी के शुरुआत में यूरोप का ज्यादातर हिस्सा राजवंश और साम्राज्यों के अधीन था, यानी इनके अंडर में आता था, इनके कब्जे में आता था। इसमें से केवल फ्रांस, बेल्जियम, इटली, यूके, ये सारे जो ऐसे देश थे जिनके पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके पास अपनी डेमोक्रेसी थी। यूरोप के अंदर बहुत सारे राजवंश और साम्राज्यों ने कब्जा किया था, जिसमें से एक सबसे प्रमुख और सबसे विशाल साम्राज्य था, वो था ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य, यानी ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर। इस एम्पायर ने यूरोप के सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न पार्ट को, बहुत सारे देशों को कब्जा किया था। साम्राज्यों के लिए एक बहुत खास विशेषता होती है कि ये अपने विस्तारवादी नीतियों, यानी कि एक्सपेंशन के लिए जाने जाते हैं, और इनका क्षेत्र बहुत ही विशाल होता है। इनका जो एरिया होता है, कब्जा होता है, वो बहुत ही बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, यानी कि बड़ा लार्ज एरिया को लोग कवर करते हैं। एक और बड़ी बात, यूरोप के साउथर्न ईस्टर्न पार्ट को हम बाल्कन्स के नाम से भी जानते हैं। बाल्कन्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर बाल्कन्स नाम का एक पर्वत फैला हुआ है। बाल्कन्स में आने वाले देश हैं ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटीग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, कोसोवो, ये सारे करके देश आते हैं। हैब्सबर्ग डायनेस्टी, जो कि ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य को चला रही थी, इसी के सम्राट का नाम था आर्किडिक फ्रांज जोसेफ फर्स्ट, जो कि इस साम्राज्य को लंबे समय तक चला रहे थे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे कारण थे, जिसमें से सबसे पहला और बड़ा कारण था वो था राजनीतिक परिवर्तन। यूरोप के अंदर बहुत तरीके की भाषाएं, बहुत तरीके की संस्कृति और बहुत तरीके की जाति वाले लोग रहते थे। खास करके बाल्कन्स के इलाके में तो ज्यादातर बाल्कन्स में रहने वाले बहुत तरीके की जाति थी, बहुत तरीके की भाषाएं, बहुत तरीके की संस्कृति, जिसकी वजह से साम्राज्य को सबके लिए एक जैसा कानून, सबके लिए एक जैसा नियम लगा पाना बहुत ही कठिनाई हो रही थी, जिस वजह से लोग इस साम्राज्य से बहुत ज्यादा निराश थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे और लोग खुद को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। दूसरा जो बड़ा कारण था वो भी जाति और संस्कृति के आधार पे लोगों को देश चाहिए थे। लोग चाहते थे कि एक तरीके की भाषा, एक तरीके की संस्कृति बोलने वाले लोगों को एक देश में रखा जाए और दूसरे भाषा और दूसरे संस्कृति वाले लोगों को दूसरे देश में रखा जाए, जिस वजह से लोग अपना एक अलग देश मांग कर रहे थे। इसी के साथ तीसरा जो बड़ा कारण था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उस समय यूरोप के अंदर बहुत सारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, जिसकी वजह से सभी क्षेत्र, सभी लोग चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे इलाकों को कब्जा कर ले, ताकि उनका इकोनॉमी बढ़ जाए, जिससे उनका संपत्ति बढ़ जाए, उनके देश की इनकम बढ़ जाए। और इस वजह से लोग ऐसा करते थे, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे साम्राज्य दूसरों के देशों को कब्जा करते थे, और जिस भी देश का क्षेत्र कब्जा होता था वहाँ के लोगों को अपने देश को बचाने के लिए अपने आप राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्र भावना पैदा हो जाती थी। और इस तरीके से देखते देखते पूरे यूरोप में, खास करके बाल्कन्स के इलाके में राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। इस पूरे युद्ध का जड़ था बाल्कन्स, बोस्निया और हर्जेगोविना, जो कि बाल्कन्स के ही क्षेत्र थे।
1878 से पहले बोस्निया हर्जेगोविना ओटोमन एम्पायर के अंडर में थे। बाद में 1878 के बाद रशिया और तुर्की के युद्ध के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर के कब्जे में चले गए। लेकिन ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर ने कभी भी बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा नहीं किया। इसने कभी भी इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया, जिससे बोस्निया और हर्जेगोविना के लोगों को लगता था कि वो आज़ाद है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रभाव शासन नहीं है। लेकिन 6 अक्टूबर 1908 के दिन सम्राट फ्रांस जोसेफ ने बोस्निया और हर्जेगोविना के कब्जे को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी। जहां एक तरफ बाल्कन्स में राष्ट्रवाद की भावनाएं जन्म ले रही थी, तो दूसरी तरफ फ्रांस जोसेफ द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना को कब्जा करने की आधिकारिक घोषणा ने इस युद्ध के लिए एक चिनकारी का काम किया। ये एक ऐसा कदम था जिसका सभी विरोध कर रहे थे, खास करके बाल्कन्स में रहने वाले लोग। सर्बिया में सर्ब समाज के रहने वाले लोग इसका बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर विरोध कर रहे थे। जैसे ही बोस्निया और हर्जेगोविना को कब्जा किया गया, वैसे ही बाल्कन्स के क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ गया। इस समय पूरे यूरोप में जमीन को लेकर राजनीति बहुत बढ़ गई थी। खास करके बाल्कन्स में आने वाले सर्बिया में बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा था। सर्बिया में रहने वाले लोगों की ये मांग थी कि वो यूरोप के साउथर्न पार्ट के जितने भी कब्जे वाले क्षेत्र हैं उनको एक करके एक स्वतंत्र देश बनाए, जिस वजह से वे लोग इसका खास करके विरोध कर रहे थे। कि तभी 1911 में ब्लैक हैंड नाम के एक गुप्त संगठन का गठन किया जाता है। यह संगठन सर्बिया में बनाया जाता है। इस संगठन के अंदर बहुत सारे सैन्य अधिकारी और बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग थे। इस संगठन का उद्देश्य था ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर का विरोध करना, उनसे जुड़े उनके मुद्दों पर लोगों के बीच में चर्चा करना और उनके द्वारा की गई कब्जा वाले क्षेत्रों को आजादी दिलाना। ब्लैक हैंड के बहुत सारे सदस्यों में से एक का नाम था गैवरिलो प्रिंसिप। ये एक बोस्नियाई सर्ब था जो कि सर्ब जाति से आने वाला था और राष्ट्रवादी था। इसने 28 जून 1914 के दिन साराजेवो ऑस्ट्रिया हंगरी में आर्कडिक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी को पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी। गैवरिलो प्रिंसिप द्वारा आर्कडिक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत की। और इसी युद्ध के दौरान दो अलग अलग ग्रुप्स का गठन होता है, जिन्हें हम आज भी अलायंस पावर और सेंट्रल पावर के नाम से जानते हैं, जिन्हें मित्र देश और केंद्रीय शक्ति के नाम से भी जानते हैं। जिसमें अलायंस पावर में देश आते थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, ये सारे अलायंस पावर के देश थे। इनका एक अलग ग्रुप था। और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियों में देश आते थे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया, इटली, ये सारे देश थे। हालांकि इटली बाद में जाकर अलायंस पावर से मिल गया था, लेकिन उस समय तक वो सेंट्रल पावर में ही था, यानी केंद्रीय शक्तियों के साथ ही था। आर्कडिक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या से 28 जून 1914 के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और 28 जुलाई 1914 के दिन इन दोनों के बीच यानी ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में युद्ध चालू हो गया। और इस बीच सर्बिया को सपोर्ट देने के लिए यूरोप के पूर्वी तरफ से यानी यूरोप के ईस्टर्न साइड से रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया उसी दिन 28 जुलाई 1914 के दिन। और इसी दिन 28 जुलाई 1914 के दिन रशिया के ऊपर जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी का जर्मनी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। और इस बीच ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट देने के लिए जर्मनी ने रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। और इसी के बाद जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर 3 अगस्त 1914 के दिन वॉर डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी का फ्रांस के ऊपर हमला करने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि फ्रांस इसका एक प्रतिद्वंदी था। फ्रांस भी मित्र देशों का ही एक सदस्य था और उसके अपोजिशन में था, उसके अपोज में था। और इसलिए जर्मनी ने सोचा कि पहले वो रशिया के बजाय पहले वो फ्रांस को हराएगा। तो उसने सोचा कि पहले हम अपनी पूरी सेना को फ्रांस लेकर जाएं और फ्रांस को हराकर वो जल्दी से सेना वापस ले आकर रशिया के ऊपर आराम से ध्यान केंद्रित कर रशिया से लड़े। तो उसका स्ट्रेटेजी था कि सबसे पहले वो फ्रांस को हराए। इसलिए उसने पहले सोचा कि फ्रांस तक पहुंचने के लिए उसे शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ेगा। इतनी भारी सेना ले जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चाहिए था, जिसके लिए उसने सोचा कि हम बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस तक जल्दी पहुंचेंगे। और इसके लिए उसे बेल्जियम के अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्रांस के बॉर्डर से नहीं लड़ सकता था, क्योंकि फ्रांस की कड़ी सुरक्षा थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी। इसलिए उसने बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस के अंदर घुसने की कोशिश की, जिस वजह से जर्मनी को बेल्जियम के ऊपर भी हमला करना पड़ा। और इसी कारण से जर्मनी ने 4 अगस्त 1914 के दिन बेल्जियम के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और उसकी सेनाएं बेल्जियम के अंदर घुसना शुरू कर दिया।
और जिस वजह से बेल्जियम को सपोर्ट देने के लिए दूसरी तरफ से यूके ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है, यानी यूनाइटेड किंगडम ने। इस समय यूरोप में ज्यादातर वॉर ही चल रहा था, हर जगह बस युद्ध ही युद्ध चल रहा था। रशिया भी इस युद्ध में था कि तभी रशिया के अंदर इसी युद्ध के कारण, वॉर के कारण आर्थिक अस्थिरता आ गई। वहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खाने को लेकर तंगी हो गई, खाना बहुत कम पड़ने लगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिली, महंगाई देखने को मिली इस युद्ध के कारण। और इस वजह से रशिया के जार निकोलस सेकेंड को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। और व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने रशिया के पेट्रोग्राद के अंदर सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी को रशिया के अंदर स्टेब्लिश किया। नई बोल्शेविक सरकार ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि पर साइन की, जिसमें रशिया ने इस युद्ध में अपनी भागीदारी को समाप्त करने की मांग की। रशिया अब इस युद्ध से बाहर होना चाहता था क्योंकि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी उसके देश की, वो अच्छी नहीं थी। और इस वजह से रशिया ने केंद्रीय शक्तियों के द्वारा की गई बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो मांग थी उनकी, वो सारा रशिया ने, उन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रशिया ने सौंप दिया। जैसे ही रशिया इस युद्ध से बाहर हो जाता है, केंद्रीय शक्तियों पर थोड़ा दबाव कम हो जाता है क्योंकि उसे अब पूरब की तरफ ध्यान नहीं देना था, अब उसका पूरा ध्यान पश्चिम के सारे देशों से लड़ाई करना था। जितने भी देश थे वो उसका पूरा ध्यान अब पश्चिमी की तरफ था। लेकिन तभी एंट्री होती है यूएस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। 1917 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिका से इस युद्ध में शामिल होने से मित्र देशों को बहुत मदद मिली क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा संसाधन थे, बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी, जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी। लेकिन अमेरिका का इस युद्ध में शामिल होने के पीछे बहुत सारे बड़े कारण थे, बहुत सारे वजह थी, जिसमें से सबसे पहला वजह था आर्थिक हित। क्योंकि अमेरिकी बैंक और उद्योगों ने मित्र देशों के अंदर, खास करके यूके और फ्रांस के अंदर बहुत सारे निवेश किए थे, बहुत सारा पैसा लगाया था, जिस वजह से उनके ऊपर बहुत सारा ऋण बाकी था, बहुत सारा लोन बाकी था, बहुत सारे बॉन्ड्स किए थे, बहुत सारे समझौते किए थे फाइनेंशियल, जिस वजह से केंद्रीय शक्तियां यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया ये सब जीत जाते और अगर फ्रांस, यूके हार जाते तो उनका बहुत सारा अमेरिका का भी लॉस होता इसमें। और इस लॉस की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता और इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है। और दूसरा जो बड़ा कारण था वो था जिमरमैन टेलीग्राम, जिसमें ब्रिटिश खुफिया ने जर्मनी के एक टेलीग्राम को इंटरसेप्ट किया, यानी कि लीक किया, जिसके अंदर जर्मनी और मैक्सिको के बीच अमेरिका के खिलाफ एक सैन्य संगठन का निर्माण करने का प्रस्ताव था। और इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद अमेरिका में जर्मनी के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा और फाइनली अमेरिका को मजबूरन इस युद्ध में 1917 में प्रवेश करना पड़ता है। इसके बाद 1918 में यूरोप की पश्चिमी तरफ से लगातार युद्ध चलता रहा, जिसकी वजह से केंद्रीय शक्तियों पर आर्थिक दबाव आने लगा और ब्रिटिश रॉयल नेवी ने केंद्रीय शक्तियों पर पहुंचने वाले महत्वपूर्ण संसाधन के रास्ते को रोक दिया था, जिस वजह से केंद्रीय शक्तियों, खास करके ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी जैसे जगहों पर तो लोगों को भुखमरी जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, बेरोजगारी जैसी चीज़ें आ गई थी, इंटरनल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, राजनीति में इतना उथल पुथल हो गया था, जिस वजह से इनकी सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। और सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस युद्ध में कूद गया था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भारी भरकम सेनाएं और उनके इतने सारे संसाधन की वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था। और इन सब कारणों की वजह से अंततः केंद्रीय शक्तियों की हार होती है, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी जैसे देश हारते हैं और 11 नवंबर 1918 के दिन इन देशों को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और इस एक्टिव युद्ध को, इस सक्रिय युद्ध को समाप्त करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ 1919 में जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, एक संधि साइन करनी पड़ती है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर जर्मनी को इस युद्ध के दौरान जो भी क्षति हुई है उसको पूरा करने की, उसको पूर्ति करने की जिम्मेदारी जर्मनी को दी जाती है। उसके ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, जैसे कि हथियार बंद, यानी कि युद्ध में आपकी सेनाएं, किसी भी युद्ध में या से आपकी सेनाएं के पास हथियार नहीं होंगे, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए जर्मनी के ऊपर। और इसके वजह से अब मैंने बताया था कि इसी दौरान हिटलर का 1919 के बाद से राइज होना शुरू होता है, उदय होना शुरू होता है,
जिसके अंदर हिटलर ने इस संधि को साइन करने के लिए जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक माना था और इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था इसकी वजह से, जो कि मैंने हिटलर की वीडियो में बताया है। तो आप हिटलर का अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर हिटलर की वीडियो 1919 की बाद की कहानी जर्मनी की देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से यूरोप में आर्थिक प्रभाव देखने को मिला, और न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में। जब भी कोई भी बड़ा युद्ध होता है तो इससे न केवल एक देश प्रभावित होता है बल्कि पूरा विश्व ही इससे प्रभावित होता है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से व्यापारिक रूप से जुड़े होते हैं, तो इसलिए इसका पूरा विश्व में इसका प्रभाव पड़ा। और इसी दौरान लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया जाता है। इस युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन को राष्ट्र संघ उस समय कहा जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि भविष्य में आने वाले युद्धों को नियंत्रित किया जा सके, रोका जा सके, लेकिन अंततः ये विफल रहता है। लीग ऑफ नेशन या आने वाले वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं रोक पाता है, जिसकी वजह से और बाद में जाकर इसे यूनाइटेड नेशन बना दिया जाता है, जिसे हम आज संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। अगर इस वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा हो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और सबके साथ इसको जरूर से शेयर करिएगा ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।